नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में विभिन्न समितियां, विधायी प्रक्रिया, किस तरीके से कोई विधेयक बनता है, बजटीय प्रक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर एक जो पिछली क्लास संडे से पहले हम जो है लास्ट में हमने प्रोटेम स्पीकर में छोड़ा था, और प्रोटेम स्पीकर में ही मैंने देखा कि छोड़ा था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को हमने किया नहीं था। थोड़ी मेंटली सिचुएशन इस तरीके की थी कि पता नहीं चला, तो आज हम उसको क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर को दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक तो प्रोटेम स्पीकर पढ़ेंगे, एक संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी संसदीय प्रक्रिया वाला जो संसद है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन हमारे रहेगा और अनुच्छेद 78 रहेगा, जो मैंने सिलेबस डिस्कशन में अच्छे से समझा रखा है। तो देखो, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, नाम से पकड़ना, हर चीजों को पॉलिटी में क्या कहा, समझना है। क्या लिखा हुआ है, स्पीकर। यार स्पीकर कहीं सुना है क्या हमने? हाँ, हमने लोकसभा स्पीकर सुना है, राज्यसभा का स्पीकर सुना है। तो सेम वैसा का वैसा इसका कुछ कार्य होगा, इसका वैसा का वैसा ही क्या होगा, कार्य होगा। अब देखो, इसको प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं, इसको अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं। अस्थायी इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रख लेना, ई नहीं लगाते हैं, शुद्ध शुद्ध में पूछ लेगा। अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, सामयिक अध्यक्ष भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सामयिक अध्यक्ष। सामयिक जानते होंगे, जो उस समय बने, सामयिक अध्यक्ष भी उसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। तीन नाम बताएं, कौन कौन से तीन नाम बताएं? प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष और सामयिक अध्यक्ष। दूसरी बात देखो, बीच में बात को पढ़ाते टाइम कर रहा हूं कि करंट के बहुत ज्यादा बार बार मैसेज पूछ रहे हैं। करंट 13 क्लास मतलब 13 से हम लेंगे, 13 मार्च के बाद करंट को हम शुरू करेंगे। मैं नोट्स बना रहा हूं उसके अच्छे से, है ना। प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, सामयिक अध्यक्ष, तीनों नाम एक ही है। इट मींस ये स्थायी अध्यक्ष तो नहीं है। ये किस तरीके का अध्यक्ष है, ये अस्थायी अध्यक्ष है। कैसा अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष है। ये सामयिक यानी उस समय बनने वाला जो है क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है। हमारे माइंड में एक ही प्रश्न आता है कि सर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हवाला है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हवाला नहीं होता तो हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं? अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे संविधान का अनुच्छेद 99 एक बात बोलता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 99 एक जो है बात बोलता है कि जो लोकसभा के सदस्य वगैरह होते हैं, किसके सदस्य, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य उनको शपथ, उनको क्या, ओथ, मतलब कि शपथ कौन दिलाएगा? बताओ मेरे को, आप खुद मेरे को एक चीज सोच के बताओ कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाना चाहिए, ये चीज बताओ मेरे को। अब देखो, कुछ माइंड अगर अपना चलता रहे ना तो थोड़ा सा देख लिया करो यार, लोकसभा सदस्य की नेट वेट पे की शपथ कैसे होती है, मतलब क्या, किसकी वो शपथ लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति को हमने देखा कि श्रद्धा पूर्वक वो संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण, है ना, संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसी तरीके से लोकसभा के सदस्य किसके सदस्य शपथ लेते हैं, थोड़ा हमको पता रहना चाहिए। इस तरीके के काम खुद को करने पड़ेंगे ये। तो देखो, बताओ मेरे को कि अनुच्छेद 99 एक बात बोलता है लोकसभा सदस्यों की किसके बारे में, शपथ के बारे में। तो कौन शपथ दिलाएगा, बताओ मेरे को, कौन शपथ दिलाएगा? तो शपथ देखो, इनको कौन दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। बात पहले पूरी सुन लेना, क्या है, राष्ट्र ऐसी बात लिखी हुई है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। साथ में एक शब्द और लिख दिया, या, क्या बात लिखी है, या, एक शब्द और लिखा कि या राष्ट्रपति ऐसे प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो शपथ दिलाएगा। या तो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, या कौन दिलाएगा, या राष्ट्रपति किसी भी के मतलब किसी को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, प्रतिनिधि को, मतलब किस तरीके को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो शपथ दिलाएगा। जो क्या दिलाएगा, शपथ। अब राष्ट्रपति जी जो भारत के संविधान की, भारत की जो कार्यपालिका उसके प्रमुख, वो इतने सारे सदस्यों को कब शपथ दिलाने लगे
इसलिए जो है जनरली क्या कर दिया जाता है, जनरली नियुक्त कर देते हैं वो एक व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं इस कार्य के लिए वो कौन होता है, वो प्रोटेम स्पीकर होता है। वो कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। तो या तो राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति को किसी को नियुक्त कर देंगे जो कि क्या दिलाएगा, बताओ मेरे को, जो कि शपथ दिलाएगा, जो कि क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। और वो व्यक्ति ही कौन होता है, वो व्यक्ति ही होता है कौन, प्रोटेम स्पीकर होता है। वो व्यक्ति ही कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, जो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो ये काम हो गया प्रोटेम स्पीकर का। यानी कुछ कुछ हमें हिंट मिलता है अनुच्छेद 99 से, किसके बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में। किसके बारे में मिलता है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमें हिंट मिलता है। अब देखो इस प्रोटेम स्पीकर के क्या कार्य होंगे, इस प्रोटेम स्पीकर के क्या कार्य होंगे, उससे पहले एक बात जो है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, सर प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा सदस्यों को, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, मान लो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा। क्या प्रश्न दिमाग में आया हमारे कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा। इसको थोड़ा सा मैं कुछ करता हूं, है ना, अरे यार तेरे क्या है, आपके दिमाग में आया तो भाई उसको सॉर्ट आउट करो कि प्रोटेम स्पीकर को क्या हो गया, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा। किस किस के समझ में आ गया कि प्रोटेम स्पीकर के को शपथ कौन दिलाएगा, बताओ। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिला रहा था, ये क्या हो रहा है, राष्ट्रपति दिला रहा था। कौन दिला रहा था, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी ने नियुक्त कर दिया उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को तो जो है कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति खुद जो है शपथ दिलाएगा। तो ध्यान रख लेना, प्रोटेम स्पीकर को, किसको, प्रोटेम स्पीकर को शपथ, प्रोटेम स्पीकर को क्या शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा। ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। वैसे तो सबको राष्ट्रपति जी को दिलाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति जी ने नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति दिलाएगा। और कहां पे दिलाएगा, ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति भवन के अंदर। किसके अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर बुला करके, राष्ट्रपति भवन के अंदर। कहां पे दिलाएगा, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है शपथ दिलाएगा। क्या ये यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि प्रोटेम स्पीकर 99 से हिंट मिलता है, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम तो राष्ट्रपति जी का है, या राष्ट्रपति जी किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं जो शपथ दिलाता है। वो व्यक्ति कौन होता है, वो व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर होता है। उस व्यक्ति को खुद को कौन शपथ दिलाएगा, तो उस व्यक्ति को खुद को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और कहां दिलाएगा, राष्ट्रपति भवन के भीतर। किसके भीतर, राष्ट्रपति भवन के भीतर। कार्य क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे को, कार्य क्या हो जाएंगे। तो जो प्रोटेम स्पीकर है इसके क्या क्या कार्य है, बताओ मेरे को, क्या क्या कार्य है। पहला तो ये जो है शपथ दिलाने का काम करेगा सदस्यों को। सदस्यों को क्या दिलाएगा, ये शपथ दिलाएगा। पूरा लिख लेना या इस तरीके से अटका लेना बात को कि ये शपथ सदस्यों को, लोकसभा वगैरह के इनके सदस्यों को शपथ दिलाता है। और क्या काम है बताओ मेरे को। लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, लोकसभा की कौन सी बैठक, पहली बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बताओ मेरे को। लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर चुनाव ही नहीं हुआ उसका तो उसका चुनाव तो बाद में होगा। तो लोकसभा की पहली बैठक की क्या करता है, ये अध्यक्षता करता है। लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता कर दी, बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर। क्या हमेशा ही यही बैठकों की अध्यक्षता करता रहेगा, क्या नहीं करेगा, किसी ने, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है बाद में। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसको चयनित किया जाता है, मैंने अच्छे से समझा रखा है। वो कार्य कौन करवाता है, प्रोटेम स्पीकर करवाता है। तो इसका तीसरा कार्य, इसका कौन से नंबर का कार्य, तीसरा कार्य, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा, ऐसे मत सोच लेना तीसरे नंबर का।
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, लोकसभा अध्यक्ष का क्या करवाना भैया, चुनाव करवाना, अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ये तो खैर देखो इसके कार्य यही है, शपथ दिलाना, शपथ वाला वहां से पता चली गया। लोकसभा की प्रथम बैठक की क्या करना, अध्यक्षता करता है, और लोकसभा अध्यक्ष का क्या करवाना, चुनाव करवाना, लोकसभा अध्यक्ष का क्या करवाना, चुनाव। जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया, जब किसका चुनाव हो गया, लोकसभा अध्यक्ष का, मेरे को एक चीज बताओ, उसके बाद क्या प्रोटेम स्पीकर का कुछ कार्य रहा क्या? अब क्या वो अध्यक्षता वगैरह करेगा क्या? अब क्या अध्यक्षता करेगा सर, वो उसको करने के क्या है, अब तो कौन करेगा अध्यक्षता का काम, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो जैसे ही ये कार्य होते हैं संपन्न, चुनाव वाला और मतलब शपथ वाला, शपथ वाला और कौन सा, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव वाला, इसी के साथ प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ क्या हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो पद समाप्त की बात आप खुद लिख लेना इसमें ना, आगे अगर नोट्स बना रहे हो तो, कि जैसे ही शपथ का यानी शपथ दिलाई सारे लोकसभा सदस्यों को, और लोकसभा अध्यक्ष का जैसे ही चुनाव हुआ, लोकसभा अध्यक्ष का जैसे ही चुनाव हुआ, तो इसी के साथ प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में जो है 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा में देखो बहुत इश्यू हुआ था, भर्तृ मेहता और सुरेश सुरेश करके थे, तो उनके किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, सितंबर अक्टूबर के आसपास की शायद बात बात है, कब, सितंबर अक्टूबर, क्या चुनाव कब हुए थे, जून के आसपास है ना, तो भर्तृ मेहता। वर्तमान में कौन है प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के, भर्तृ मेहताब। क्या ये समझाने की जरूरत है कि भर्तृ को, भर्तृ शुद्ध भी ऐसे लिखते हैं, भर्तृहरि, ठीक है। और प्रथम जो लोकसभा थी ना, उसके अध्यक्ष भी जो है जीवी मावलंकर थे, और प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ध्यान रख लेना ये बात, प्रथम के कौन थे, जीवी मावलंकर। प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे, वर्तमान लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वो भर्तृ मेहताब है। इस तरीके के फैक्ट है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। आगे देखो, सदन का नेता, किसका नेता, सदन का, कौन सा सदन, सदन आते हैं हमारे दिमाग में, पहला प्रश्न यही आया कौन सा सदन, बताओ मेरे को कौन सा सदन, लोकसभा या राज्यसभा, पहला प्रश्न ये दिमाग में आया कि नहीं आया, कि लोकसभा या क्या राज्यसभा, कौन सा सदन। सदन हम जानते हैं दो सदन होते हैं हमारे, उच्च सदन निम्न सदन। अच्छे से हम इन चीजों को जो है क्या करके आए हुए हैं, पढ़ करके आए हुए हैं। तो बताओ मेरे को कौन सा सदन, लोकसभा या राज्यसभा। मैं एक कथन आपको दे दूं, आपको एक कथन मैंने दे दिया कि प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, एक कथन मैंने दे दिया। क्या कथन दिया बताओ मेरे को, कथन दिया है मैंने आपको, आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि भाई अकेले बैठे हैं, सामने कोई है ही नहीं। तो कथन क्या दिया, पीएम जागे हुए रहने चाहिए पढ़ाते टाइम, है ना, पीएम लोकसभा का या लोकसभा का नेता होता है, एक कथन तो ये दिया, ठीक है। कथन दूसरा, कथन कौन सा, दूसरा मैंने आपको दे दिया, क्या दिया, देखो कौन सा कथन दिया, कि पीएम के अतिरिक्त कोई अन्य सांसद लोकसभा का राज्यसभा का नेता होता है। कितने कितने अपन बात क्या चल रही थी, सदन का नेता, किसका नेता, सदन का। सदन कौन सा, कि लोकसभा या राज्यसभा। पहला कथन दिया
पीएम लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है, ये मैंने कथन दिया है। दूसरा दिया है कि पीएम के अतिरिक्त कोई अन्य सांसद, मंत्री जो भी संतरी जो भी है वो राज्यसभा का नेता होता है। कौन कौन से कथन आपको लगते हैं कि सर ये कथन तो जो है बिल्कुल सत्य है, और कौन सा कथन गलत है? मैंने दो कथन दिए हैं आपको, कथन 1 और कथन 2, बताओ मेरे को। पीएम लोकसभा का नेता होता है क्या? पहला प्रश्न ऐसे लिखते ही देखो, अपन क्वेश्चन करेंगे ना जब इस तरीके से, मैं आपको सुचवाऊंगा को शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, सोचने को मजबूर करूंगा पढ़ाते टाइम ही, इस तरीके से कि यार कैसे कैसे हो सकता है। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन कर लिए, 10-20 सवाल इस तरीके से सोचेंगे ना, दिमाग की बत्तियां ऑटोमेटिक जो है बल्ब जलने लग जाएगा अपने, है ना। तो पीएम लोकसभा का नेता होता है। पहली बात मैंने आपसे पूछी कि क्या ये जरूरी है कि पीएम लोकसभा का ही सदस्य हो? पीएम लोकसभा का नेता होता है, ये चीज इसने बोली। या एक कथन दे दिया पीएम लोक केवल लोकसभा का ही नेता हो सकता है, ऐसे भी लाइन दे दी मान लो। मैंने आपके दिमाग से पूछा, आपसे पूछा कि क्या ये जरूरी है कि पीएम लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए? क्या पीएम राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता? क्या पीएम राज्यसभा का सदस्य हो सकता है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से ही सदस्य हुआ करते थे, तो वो राज्यसभा के नेता हो जाएंगे। वो किसके नेता हो जाएंगे? राज्यसभा के। अभी मोदी जी है, वाराणसी से सांसद है, तो वो लोकसभा के नेता है, क्योंकि वो लोकसभा से सांसद है। किससे? लोकसभा। तो ये जरूरी नहीं है, ध्यान से सुन लेना, ये जरूरी नहीं है कि पीएम लोकसभा का सदन का नेता हो। अगर वो राज्यसभा से सांसद है तो राज्यसभा का नेता होगा। तब क्या करेगा इस स्थिति में? वो लोकसभा में किसी को नियुक्त कर देगा, मतलब कि किसी को नॉमिनेट कर देगा कि आप जो है सदन के क्या हो, नेता हो। वर्तमान में क्या स्थिति है कि वर्तमान में पीएम मोदी लोकसभा के नेता है। तो पहला कथन क्या है? पीएम लोकसभा का नेता होता है। जरूरी नहीं। जरूरी है क्या? नहीं, वो राज्यसभा का नेता भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है ये कथन कि लोकसभा का नेता। दूसरा, पीएम के अतिरिक्त कोई अन्य सांसद राज्यसभा का नेता होता है। जरूरी है क्या? यह भी जरूरी नहीं है। दिख तो रहा नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये भी क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएम खुद भी राज्यसभा का क्या हो सकता है? नेता हो सकता है, जैसे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से सत्य नहीं है, यानी असत्य है। पीएम लोकसभा का नेता होता है, जरूरी नहीं है राज्यसभा का भी हो सकता है। पीएम के अतिरिक्त कोई अन्य सांसद राज्यसभा का? नहीं, पीएम के अतिरिक्त पीएम खुद भी राज्यसभा का नेता हो सकता है। तो यही है बस सदन का नेता। पीएम जिस भी सदन से सदस्य होगा ना, वो उसका नेता जरूर होगा, ये ध्यान रख लेना। पीएम जिस भी सदन से होगा, जैसे मोदी जी राज्यसभा के सांसद होते तो राज्यसभा के नेता होते, मोदी जी अभी लोकसभा से सांसद है तो लोकसभा के नेता है। अब उन वो नॉमिनेट कर देंगे किसी को, जैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे तो वो राज्यसभा के नेता हुआ करते थे। किसके नेता हुए करते थे? राज्यसभा का। और वो क्या कहलाता है? सदन का नेता कहलाता है। क्या कहलाता है? सदन का नेता। ठीक है, अब देखो विपक्ष का नेता। किसका नेता? विपक्ष का। विपक्ष आते ही पहला दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, विपक्ष क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए? विपक्ष क्या होता है? व्हाट इज मतलब अपोजिशन। विपक्ष क्या होता है? तो विपक्ष वही होता है अगर किसी भी राजनीतिक दल को, ध्यान से सुन लेना, किसी भी किसको? राजनीतिक दल को जो सदन की कुल संख्या है, जैसे लोकसभा की मतलब 543, उसके कितने परसेंट वोट मिलने चाहिए? कितने परसेंट सीट्स मिलनी चाहिए? 10% सीट। कितने प्रतिशत सीट? 10% सीट। किसको? किसी भी राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल को। ये नहीं कि 2-4 मिलकर हो गया, ऐसे नहीं। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर उस सदन की कुल सीटों की, उस सदन की कुल सीटों की कितने परसेंट सीट्स? 10% सीट्स अगर मिले, कितने परसेंट? 10%। कथनों को, शब्दों को पकड़ लेना। कोई एक राजनीतिक दल होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या मतलब कुल सीटों की
कुल सीट्स की कितने परसेंट, 10% सीट्स, तो वो कहलाता है विपक्ष। वो क्या कहलाता है, विपक्ष। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था कि भाई किसी को 10% सीट्स मिले। 1969 में, 1969 की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। कब, 1969 में कांग्रेस दो भागों में, दो धड़ों में बटी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जो इंदिरा की पार्टी थी, ठीक है, और एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे कुछ है ना। तो ये क्या समझ में आ रहा है, कब की बात है, 1969 की। कब की, 1969 की, जो ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो है क्या हुआ था, विवाद हुआ था। इंदिरा ने किसी को सपोर्ट दे दिया और कांग्रेस कामरान वगैरह वो किसी और को सपोर्ट दे रहे थे। कभी राष्ट्रपति का फैक्चुअल पोर्शन में जाएंगे तब इनको देखेंगे अपन। अपने तो एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली बार विपक्ष को मान्यता कब मिली, 1969 में मिली। कब मिली, 1969 में। ये विपक्ष कौन बना, इंदिरा वाली पार्टी बनी क्या, नहीं बनी इंदिरा वाली, वो तो बहुमत उसमें थी, ये रिक्विजनिस्ट, तो ये तो बहुमत टाइप में थी। तो विपक्ष कौन सा बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ओ है ये बना था विपक्ष। ये क्या बना था, विपक्ष बना था। कब बना था पहली बार विपक्ष, 1969। इससे पहले विपक्ष होता क्या है बताओ मेरे को, क्या होता है विपक्ष, 10% सीट्स, कुल सीट्स की अगर किसी भी राजनीतिक दल को मिले उस सदन की, तो वो बन जाता है क्या, विपक्ष। ठीक है, विपक्ष है तो विपक्ष का भी कोई नेता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जब विपक्ष 1969 में बन रहा है, विपक्ष कब बन रहा है, 1969 में, तो विपक्ष का नेता 1969 से पहले बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, उसके बाद में बना है। कब बना है देखो, मतलब 1977 में। कब बना, 1977 में पहली बार विपक्ष क्या है, नेता बने। ठीक है, किसको बनाया था मैंने कल परसों डाला था ना उसमें, राम सुभग सिंह, टेलीग्राम में डाला था इसको, है ना। तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता पहली बार कब, 1977 में। जो विपक्ष का नेता होता है, किसका नेता, विपक्ष का नेता, उसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर के जो है दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर क्या होता है, उसको दर्जा प्राप्त होता है। किसको, विपक्ष के नेता को। और लोकसभा में जो पहली बार विपक्ष के नेता बने थे वो राम सुभग सिंह बने थे। लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता कौन बने थे बताओ मेरे को, राम सुभग सिंह। लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता बने थे राम सुभग सिंह। और ऐसे ही राज्यसभा का आप देख लेना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, नाम अभी भूल रहा हूं मैं। राम सुभग सिंह लोकसभा के पहले प्रथम जो है क्या बने, विपक्ष के नेता बने। विपक्ष के नेता को मान्यता कब मिली, 1977 में, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इसको क्या होता है, दर्जा प्राप्त होता है ना। विपक्ष कहते किसको है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 10% सीट्स मिले कुल सीट्स की, तो वो भी उसको विपक्ष का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, क्या वर्तमान में कोई विपक्ष है क्या, तो वर्तमान में जो विपक्ष कांग्रेस 99 सीट्स जीत करके आई है, तो 55 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए देखो, सीटें हैं 500, कितनी है अपने 543 है, उसका 10% निकालो। देखो 543 का 10% लगभग 54 पॉइंट समथिंग है। तो सीट्स कितनी चाहिए विपक्ष के लिए, 55 सीट्स चाहिए ना, 55 सीट्स। कांग्रेस के पास कितनी सीट्स है बताओ मेरे को, 99 सीट्स है। तो विपक्ष का नेता कौन सी पार्टी का होगा अभी वर्तमान में, कांग्रेस पार्टी का। कौन सी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष के नेता है। कौन है विपक्ष के नेता, श्री राहुल गांधी। कौन है कांग्रेस पार्टी से विपक्ष के नेता, श्री राहुल गांधी। ठीक है, ये विपक्ष के नेता है। अभी किसके नेता है, ये विपक्ष के नेता है। ठीक है, और क्या बात है, क्या राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता का नेता भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट है ना। विपक्ष का नेता अभी कौन है, राहुल, श्री राहुल गांधी जी है। क्या इनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा मिलेगा क्या, बिल्कुल इनको किसके बराबर दर्जा मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। देखो कैसी सिचुएशंस आई थी। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है बताओ मेरे को, 18वीं लोकसभा। अभी थोड़ी देर पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया था 18वीं लोकसभा के, भर्तृहरि मेहताब को। किसको बनाया था, भर्तृहरि मेहताब को। तो ये जो 18वीं लोकसभा है इसकी स्टोरियां बता रहा हूं मैं, ये सारी के सारी। 55 सीट चाहिए, 99 जीत के आई है। राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उनको दर्जा है।
कौन सी लोकसभा में? 18वीं लोकसभा में। कौन सी लोकसभा में? 18वीं में। जबकि 16वीं और 17वीं लोकसभा में, 16वीं और कौन सी 17वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता था ही नहीं। विपक्ष का नेता था ही नहीं। क्या कारण हो सकता है बताओ मेरे को? विपक्ष का नेता था ही नहीं, क्या कारण हो सकता है? आप खुद सोच करके बताओ यार, क्या कारण हो सकता है कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं बना? बता दो, खुद ही बता दो, अच्छा रहेगा। तो विपक्ष बनने के लिए होता क्या है? 10% सीट्स। किसी भी दल को कुल सीट्स की 10% सीट्स मिली नहीं। एक्चुअली में सिचुएशन जैसे 2014 में तो कांग्रेस को 44 सीट्स मिली थी, और 17 में कितनी मिली थी? उसमें भी 50-52 के आसपास ही मिली थी शायद, तो 55 नहीं मिली कुल मिला के, है ना। तो विपक्ष का नेता 16वीं और 17वीं मतलब लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। 18वीं में है क्या? बिल्कुल है। कौन है? श्री राहुल गांधी। कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती? 99। क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। विपक्ष के नेता को मान्यता, सारी बातें बता दी मैंने। 1977 में मिली, कौन विपक्ष के नेता थे, सारी बातें, है ना। गणपूर्ति, क्योरम, कोरम बोलते हैं इसको, उसमें पूछ लेगा आपको शुद्ध उसमें हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली होती है ना, उसमें कोरम, QUORUM ऐसे कुछ स्पेलिंग होता है ना इसका। कोरम, कोरम का मतलब गणपूर्ति। कौन सी पूर्ति? गणपूर्ति। यानी कोई भी संसदीय कार्रवाई है, संसद में कार्रवाइयां अपन इतनी पढ़ के आए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ये प्रस्ताव, तो संसदीय कार्रवाई के संचालन के लिए, संसदीय कार्रवाई है उसके संचालन के लिए जो सदन है, कौन है? सदन की जो कुल संख्या उसकी 10% तो रहनी चाहिए। सदन की कुल संख्या की, कुल संख्या की कितने परसेंट? 10% जो है उपस्थिति रहनी चाहिए, उसको ही गणपूर्ति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गणपूर्ति। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस 10% में पीठासीन अधिकारी है क्या? तो इसमें पीठासीन अधिकारी सम्मिलित है, पीठासीन अधिकारी को जोड़ करके। पीठासीन अधिकारी को जोड़ करके अगर 10% है तब सदन की कार्रवाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। 543 है तो 54, 55, 55 वहां बैठ रहने चाहिए अध्यक्ष को जोड़ करके। ये नहीं कि 543 तो लोकसभा में है और वहां बैठे, देखना बहुत बार कुर्सियां उर्सियां खाली रहती है, थोड़े बहुत बैठे रहते हैं। मान लो वहां 10 ही बैठे, कितने बैठे हैं? 10 ही। 543 थे और बैठे कितने हैं? कि 10 ही बैठे। क्या सदन की कार्रवाई संचालित होगी? क्या नहीं होगी? क्योंकि ये 10% नहीं है। कितने परसेंट नहीं है? 10%। तो पीठासीन अधिकारी सहित जो है कोई भी संसदीय कार्रवाई है उसके संचालन के लिए कुल संख्या का कितना परसेंट उपस्थित होना चाहिए? 10% जो है उपस्थित होना चाहिए। ये ध्यान रख लेना। कोरम यही होता है। कोरम मतलब गणपूर्ति, कितने लोग बैठे रहने चाहिए, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब हम जो है ये पिछली क्लास कुछ रही हुई थी तो इसको हमने जो है क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार। किसको देखते हैं हम? संसदीय विशेषाधिकार। नाम से ही पता चल रहा है। संसदीय यानी संसद के अंदर मिलने वाले विशेष अधिकार। किसके अंदर मिलने वाले विशेष अधिकार? संसद के अंदर मिलने वाले विशेष अधिकार किसको मिलेंगे? बताओ मेरे को। प्रश्न खड़ा हो गया आपके सामने कि संसद के विशेषाधिकार किसको मिलेंगे? संसदीय विशेष अधिकार तो जानते ही हो ना। अभी देखो कितना लफड़ा चल रहा है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए हैं इसमें राजस्थान विधानसभा में। संसदीय विशेषाधिकार किसको मिलेंगे? ये लिख इसलिए रहा हूं ताकि बैठे भी भेजे में किसको मिलेंगे। आपके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया मैंने। राष्ट्रपति, पेन चेंज कर भैया आकाश। फर्स्ट मैंने कहा आपको राष्ट्रपति को,
सेकंड दिया मैंने सांसदों को, तीसरा मैंने दिया महान्यायवादी को। चलो ये तीन ही बहुत। महान्यायवादी किस किस के दिमाग में बैठे हुए हैं कि महान्यायवादी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। तो संसद के भाई कार्रवाई में भाग ले सकते हैं तो इनको विशेषाधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? सांसदों को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? राष्ट्रपति को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? आपसे प्रश्न है भैया, आप खुद बताओ मेरे को ये बातें कि किसको तो संसद के विशेषाधिकार मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए। बताओ, मैंने राष्ट्रपति क्यों लिखा? मैंने यार संसदीय विशेषाधिकार में राष्ट्रपति क्यों लिख दिया कि भाई राष्ट्रपति को कोई ना कोई विशेष अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 79 याद करो, कहता है कि हमारे देश की संसद के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी को जो है संसदीय विशेषाधिकार दे देवे क्या? संसदीय विशेषाधिकार, ध्यान रख लेना। कौन से विशेषाधिकार? संसदीय विशेषाधिकार। नहीं सर, राष्ट्रपति जी को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं। राष्ट्रपति जी को खुद के विशेषाधिकार मिलते हैं, ध्यान से पढ़ लेना, अनुच्छेद 361 के तहत उनके विशेषाधिकार अलग है, 361 से मिलते हैं। उनको संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलते। सांसदों को मिलते हैं क्या संसदीय विशेषाधिकार? मिलते हैं। क्या सर संसदीय विशेषाधिकार कर रहे हो? हमको ये तो बता दो विशेषाधिकार है कौन से, वो भी अभी जस्ट आगे चलते हैं कि है कौन से विशेषाधिकार। पहले देखो तो सरी की मिलते किसको है? तो सांसदों को मिलते हैं। महान्यायवादी को, अरे महान्यायवादी तो वहां बोल सकता है, क्या कर सकता है? बोल सकता है। कार्यपालिका का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? कार्यपालिका का। इसको भी, महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार मिलेंगे। राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, उसको विशेषाधिकार तो मिलेंगे लेकिन अलग मिलेंगे। 361 में डिसाइड है। अनुच्छेद किस में डिसाइड है? 361 में। इस तरीके के प्रश्नों को उठा करके पटक देगा वो, फिर अपनी जो है सारा दिमाग और बत्तियां सब बुझने लग जाएगी अगर ढंग से नहीं समझ रखा तो। ठीक है, अपने तो ये है। आगे देखो कैसी कैसी बातें हैं। देखो अनुच्छेद 14 हमारे देश का, कौन सा? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता है, कानून के समक्ष जो है क्या है? क्षमता है। विधि के समक्ष समता है, यानी कानून के समक्ष सब लोग क्या है? बराबर है। कानून के समक्ष सब लोग क्या है? बराबर है। फिर भी अनुच्छेद 105, फिर भी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 105 क्या कहता है? अनुच्छेद 105 क्या कहता है? सांसदों को क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त। सांसदों को क्या प्राप्त है? विशेषाधिकार प्राप्त है। विधि के समक्ष क्षमता की बात है, लेकिन संसदीय विशेषाधिकार कहां है? अनुच्छेद 105 में। संसदीय विशेषाधिकार कहां पे है? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद भी पूछ सकता है, ध्यान रख लेना, मिलान करवा सकता है। तो जब विधि के समक्ष क्षमता है तो सांसदों को विशेषाधिकार क्यों दिए गए? ताकि वो अपने कार्य को, ताकि वो अपने कार्य को प्रभावी तरीके से की कर सकें। भाई सांसद है, वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ताकि वे अपने कार्यों को क्या कर सके? प्रभावी तरीके से कर सके, ताकि वे अपने कार्य को प्रभावी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो हाँ क्या हुआ? एक मिनट।
तो देखो काम आ गया था, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ चल रहे थे, अनुच्छेद 14 तो किसकी बात करता है, 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है। लेकिन 105 क्या कहता है कि सांसदों को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त, सांसदों को क्या प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है, ताकि वे अपने कार्य को क्या कर सके, प्रभावी तरीके से जो है कर सके, है ना। तो अब देखो हमारे को संविधान में कहां कहां पता चलता है कि यार सांसदों को विशेषाधिकार है। तो एक तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 105, अनुच्छेद कौन सा, 105। अब इसमें कुछ भी नहीं है कि यार सांसद है ना, वो संसद में कुछ भी उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वाक अभिव्यक्ति की किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है इसमें, कोई निरपेक्ष है ये, मतलब निरपेक्ष यानी बिना किसी अपवाद के। जैसे हमारे को अनुच्छेद 19 में तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि भाई इन इन शर्तों के अधीन, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सांसदों को किसकी स्वतंत्रता है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक व अभिव्यक्ति, बोलने करने की इस तरीके की स्वतंत्रता है, और भी कोई सूचना को प्रकट करे या नहीं करे इस तरीके की जो है मतलब कि उसको क्या है, स्वतंत्रता है। इस तरीके से बहुत सारी स्वतंत्रताएं सांसदों को अनुच्छेद किसमें, 105 में। न्यायालय तो कोई उनके काम में जो है क्या नहीं कर सकता, इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं कर सकता न्यायालय सांसदों के खुद के कार्य में, है ना। तो न्यायालय के कार्य में जो न्यायालय खुद क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस तरीके की बातें हैं संसदीय विशेषाधिकारों में, किसमें, 105 में। तो एक तो 105 हो गया। संविधान में कहां कहां हमको पता चलता है कि संसदीय विशेषाधिकार है, एक तो 105 में, एक तो किसमें, 105 में, और एक दूसरा अनुच्छेद है 122। कौन सा, 122। इसमें क्या कहता है कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, कौन है, न्यायपालिका, वो संसदीय जो कार्रवाई है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। संसद के अंदर क्या चल रहा है इस उस कार्रवाई में हस्तक्षेप, कार्रवाई में क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी, न्यायपालिका। न्यायपालिका संसदीय कार्यवाही में क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो 122। तो जब भी हमको बात आए संसदीय विशेषाधिकारों की, एक तो अनुच्छेद 105 याद आना चाहिए, एक कौन सा याद आना चाहिए, 122। 122 न्यायपालिका संसदीय कार्यवाही में क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। 105 सांसदों के खुद के विशेषाधिकार, सूचना प्रकट करे नहीं करे, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि निरपेक्ष है, ध्यान रख लेना, है ना। इस तरीके की उसमें क्या है, बातें हुई। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो संविधान में। अब संसदीय परंपराओं से भी जो है मतलब संसदीय विशेषाधिकार जनरेट हो, परंपरा मतलब संसद के अंदर जो चल रही थी प्रोसेस वगैरह, उससे भी जो है मतलब हुए हैं। तो देखो जो संसदीय परंपराओं में, संसदीय परंपरा देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, किसमें उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां कहां है कि 105 में और 122 में। अब इसके अलावा संसद में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो कार्रवाइयां चल रही है, उससे दो तरह के सांसदों के विशेषाधिकार निकल करके आए हैं। कितने तरह के, दो तरह के। ठीक है, कौन कौन से, देखो दो तरह कौन से हैं। एक तो है व्यक्तिगत, एक तो कैसे हैं, व्यक्तिगत, और दूसरे कौन से हैं, सामूहिक। अब इनमें बहुत सारे हैं लेकिन एक दो मैंने उठाए हैं जो जहां से क्वेश्चन बना सकता है ना। एक तो किस तरीके के, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब खुद के संबंधित, और सामूहिक मतलब पूरे सदन के, सामूहिक का मतलब पूरे सदन के। ठीक है, व्यक्तिगत में देखो ये देज याद रखने, 40 देज। एक शब्द और याद रखना है इसी में, दीवानी। कौन सा शब्द, दीवानी। अब मान लो, सोचो सोचो कि कोई सांसद है, ये कोई सदन का सत्र चल रहा है, मान लो चलना था, कोई भी सदन का क्या चलना था, सत्र चलना था। सदन का सत्र चलना, समझते ही हो या नहीं समझते हो, मान लो बजट सत्र चलना था। अब कोई किसी सांसद को मान लो जुडिशरी वाले, कौन है, जुडिशरी वाले, या मतलब कोई व्यक्ति उस पर मुकदमा दायर करवा दे, क्या करवा दे, मुकदमा, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है एक तरीके से, मान लो। हाँ, कर सकते हैं क्या, बताओ बताओ, यहाँ पे वोट कौन देगा फिर। और ऐसे 20 एक को उठा लिया तो कोई भी बिल पारित करवा सकती है सरकार। क्या करवा सकती है, कोई भी। मान लो किसी सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है, वैसे तो बहुमत होता है
लेकिन कहीं राज्यसभा में या वहां पे नहीं हो मान लो, है ना, या कुछ मुद्दे होते हैं जिसपे मतलब उसके साथ के जो दल होते हैं गठबंधन सरकार में वो उसका सपोर्ट नहीं करते मान लो, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इन सांसदों को मान लो जो है उन पे मुकदमा चला दिया। कौन सा मुकदमा? दीवानी मुकदमा। तो कोई ना कोई तो ऐसा विशेषाधिकार उनको मिलना चाहिए ना, जिससे पता चले रे यार इनको जो है इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते, इस तरीके से मुकदमा नहीं चल सकता, ठीक है। तो कोई भी सत्र है मान लो, कोई भी क्या है सत्र, मान लो ये बजट सत्र है, तो इससे 40 डेज पहले, इससे कितने दिन पहले, 40 दिन पहले, और इससे कितने दिन बाद में, 40 दिन बाद में, कोई भी सत्र से, कोई भी किससे, सत्र से 40 दिन पहले और उस सत्र से कितने दिन बाद में, 40 दिन बाद में, ये तो पश्चात, और 40 दिन, यार तू क्या चाहता है, 40 दिन पश्चात पहले, ठीक है। किसी भी सांसद पर, बातें सुन लेना ध्यान से, पकड़ लेना शब्दों को, किसी भी सत्र के, किसी भी सत्र के मतलब चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में किसी भी सांसद पर कौन सा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दीवानी जानते हो? सिविल, मतलब कि कौन सा, आपराधिक नहीं, दीवानी। हम उसमें जुडिशरी सिस्टम पढ़ेंगे जब उसमें देखेंगे। दीवानी का मतलब सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सिविल नहीं चलाया जा सकता तो बताओ मेरे को आपराधिक, चार्ज हो रहा है, सिविल नहीं चलाया जा सकता तो बताओ मेरे को आपराधिक चलाया जा सकता है क्या? आपराधिक चलाया जा सकता है। यहाँ ऐसा घुमाएगा, यही बनती है चांसेस, या तो 40 डेज में घुमाएगा या दीवानी में घुमाएगा। दीवानी नहीं चला सकते, लेकिन किसी को मार करके आ गया कोई, तो क्या उसमें मुकदमा नहीं चलाएंगे? चलाएंगे, वो आपराधिक मुकदमा। तो आपराधिक चला सकते हैं। कौन सा चला सकते हैं? आपराधिक। आपराधिक मत कर देना, आपराधिक मुकदमा चल सकता है, दीवानी नहीं चलेगा। कितने दिन पहले? 40 दिन पहले, 40 दिन बाद में। इसके अलावा चला सकते हैं, बस ये 40 दिन की यही है शर्त, ध्यान रख लेना ये चीजें। दूसरी बात कि कोई भी मतलब कि सदस्य वगैरह को गिरफ्तार किया है तो बिना पीठासीन अधिकारी को सूचित किए, ऐसे ही किसी को नहीं कर सकते गिरफ्तार। पीठासीन अधिकारी और सदन को जो है क्या करना पड़ेगा? कोई सांसद को गिरफ्तार करने से पहले उसको क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, सूचित करना पड़ेगा। बिना उसकी अनुमति के क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो मतलब प्रकार है, ये दोनों क्या प्रकार है, ये किस तरीके के हैं बताओ संसदीय परंपराओं में? व्यक्तिगत। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये 40 डेज वाला है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये कौन से दिन वाला है? 40 दिन वाला है। तो ये चीजें हमको क्या रहनी चाहिए? ध्यान रहनी चाहिए कि पीठासीन अधिकारी को, किसको? पीठासीन अधिकारी की बिना अनुमति के क्या नहीं कर सकते? उसको मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी को सूचना देना, या उसको क्या देना? पीठासीन अधिकारी की अनुमति के, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। किसकी अनुमति के बिना? पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी भी सांसद को। ये बातें हैं इसमें व्यक्तिगत में। व्यक्तिगत में कितनी बातें बताई? 2 की। देखो दोनों व्यक्तिगत ही तो बातें हैं, ये भी व्यक्तिगत ही है, खुद पे मुकदमा, इसमें गिरफ्तारी की भी क्या है मतलब व्यक्तिगत ही है, ठीक है। अगली बात सामूहिक विशेषाधिकार में, कि भाई सामूहिक यानी पूरे समूह का विशेषाधिकार, सारे सांसदों का। तो इसमें भी भाई किसी व्यक्ति पे मान लो मुकदमा भी चलाया ना सांसद पे, तो इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी? सदन को देनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं चला सकते, सूचना किसको देनी पड़ेगी? सदन को। इतना कोई आने लायक प्रश्न है नहीं, बस थोड़ा पता रहना चाहिए यार, मुकदमा चला रहे, ये पूरे के पूरे समूह का विशेषाधिकार है, सबको सूचित करना पड़ेगा। दूसरा, ये नॉर्मल सी चीज है, दर्शक दीर्घा में कोई बैठा है ना संसद में, तो वो पीठासीन अधिकारी चाहे तो उनको बाहर भेज, भाई संसद की कार्रवाई देखने जाते ही है ना बहुत सारे लोग साइड में, उसको बोलते हैं दर्शक दीर्घा। तो वहां से जो है क्या कर सकते हैं? बाहर भेज सकते हैं। मतलब कि दर्शक दीर्घा से क्या निकाल सकता है? कौन निकालेगा? पीठासीन अधिकारी।
ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पीठासीन अधिकारी क्या निकाल सकता है? दर्शकों को संसद की कार्रवाई से बाहर निकाल सकता है, इस तरीके। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कोई कार्रवाई मतलब चल रही है तो उसको उसको प्रकट करना है या नहीं करना है, ये चीजें। अभी देखो कितना मैटर चल रहा है, मतलब कुछ राजस्थान विधानसभा में हुआ था ना इस तरीके का, तो कोई शब्द बोले थे इंदिरा गांधी जी पे, तो यही तो चल रहा है कि उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। उन शब्दों को जो है दादी ऐसे कुछ बोल दिया था है ना, तो उन शब्दों को सदन की कार्रवाई से क्या किया जाए? हटाया जाए। तो उस तरीके की चीजें हैं ये विशेषाधिकारों में उसमें आता है ना। तो पीठासीन अधिकारी उनको क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है। मुकदमा चलाना है, सूचना किसको देनी पड़ेगी? सदन को देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 40 डेज वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 40 डेज वाला है। अब देखो ऐसे ही है, ये तो टॉपिक पढ़ाया हुआ है। स्थगन, सत्रावसान और विघटन में क्या अंतर होता है? आपको खुद आना चाहिए। स्थगन, स्थगन यानी कोई भी सत्र चल रहा था, कोई भी क्या चल रहा था? सत्र चल रहा था, उसको स्थगित कर दिया थोड़े टाइम के लिए। जैसे अभी मैं कोई काम आ गया, मैं थोड़ा चला गया मान लो, तो वो मैंने क्या किया था? उस सत्र को स्थगित किया था। ठीक है। स्थगन का काम किसका है बताओ? राष्ट्रपति का है क्या? अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा ना तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा, स्थगन कौन करेगा? तो कौन करेगा सत्र को स्थगन? पीठासीन अधिकारी करेगा। स्थगन कौन करेगा? पीठासीन। अरे वही तो बोलता है कि सदन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए करेंगे तो साइंडाइन एंजोर्ड एडजॉर्न बोलते हैं इसको, स्थगन को एडजॉर्न बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। सत्रावसान, सत्राउत कौन करता है? पता ही होगा, अनुच्छेद 85 से प्रेसिडेंट करता है। विघटन भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा का विघटन का राज्यसभा का? बताओ मेरे को, किसका विघटन? विघटन मतलब भंग करना, लोकसभा को या राज्यसभा को। राज्यसभा भंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन। हमें कैसे पता चलता है? अनुच्छेद 83 सारी बातें बताई हुई। क्या लोकसभा भंग कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? पीएम के देवे जब कर सकते हैं। ऐसा मतलब अविश्वास प्रस्ताव के बाद हो सकता है, या बहुमत नहीं हो तो हो सकता है। सारी चीजें ये बताई हुई है। ठीक है। प्रेसिडेंट करेगा विघटन, सत्रावसान भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और ये पीठासीन अधिकारी। अब बताओ, कोई विधेयक ला रखा है, कोई क्या ला रखा है? विधेयक। स्थगन का उस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सत्रावसान में उस पर भी क्या फर्क पड़ेगा? मान लो कोई विधेयक वगैरह पारित हो रखा है तो उस तरीके से। विघटन में पारित नहीं हुआ है जब तो मतलब कि मान लो पारित ही नहीं हुआ कोई विधेयक और विघटित हो गई है, अभी अपन देखेंगे इसको आगे है ना। आप तो ये देख लो पहले, स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। सत्र वगैरह, सत्र आउट करना, बुलाना, ये सारा काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। अनुच्छेद किससे? 85 से। विघटन क्या राज्यसभा का होता है क्या? सर राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसके सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। सारी चीजें बताई हुई। क्या लोकसभा का विघटन होता है? क्या होता है? राज्यसभा का होएगा क्या? नहीं होएगा। नहीं समझ में आ रहा तो बहुत दिक्कत है भैया, है ना। ये चीजें हैं इसमें। अब देखो कोई बिल है, उसका लोकसभा के इसके विघटन से क्या फर्क पड़ता है? लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा को ऐसा हुआ रे यार बहुमत ही नहीं, ये जैसे 17वीं लोकसभा अभी विघटित हुई थी ना, अभी 18वीं चल रही है, या बहुमत नहीं है, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो जो है एक तरीके से लोकसभा विघटित हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में कोई बिल लाया हुआ था, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बिल लाया हुआ था, बिल तो अलग अलग स्टेज हो सकते हैं, क्या पता वो लोकसभा में हो, क्या पता वो लोकसभा से निकल करके राज्यसभा में चला गया हो बिल। अपन क्या पढ़ रखे हैं? किसी भी बिल को पारित कराने से पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर लास्ट में राष्ट्रपति जी के साथ, या संयुक्त बैठक, या कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक। तो ऐसे सिचुएशंस जब बने, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखो बनाने लगेगा ऐसे तो 2-4 ही करेंगे कोई जो ठीक ठाक पढ़ रखे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब लोकसभा विघटित हो जाए, क्या हो जाए? विघटित, तो विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ता है? किस पे प्रभाव? विधेयक पे।
तो देखो सबसे पहले ही पहले अभी याद करवा दूंगा, पहले इसको समझ लो। कोई बिल था, वो लोकसभा में पेंडिंग था, विचाराधीन का मतलब पेंडिंग, राज्यसभा में गया ही नहीं है वो। अभी कहां पे पेंडिंग चल रहा है? लोकसभा में। लोकसभा में मतलब पेंडिंग है, बिल पे वोटिंग वोटिंग होनी है, और लोकसभा विघटित हो गई बीच में। लोकसभा में बिल लाया गया था और लोकसभा क्या हो गई? विघटित हो गई। आप बताओ उस बिल का क्या होना चाहिए, खुद बताओ मेरे को कि उस बिल का क्या हो जाना चाहिए। वो बिल सर लोकसभा से पारित ही नहीं हुआ, वो लोकसभा में पेंडिंग था, लोकसभा ही चली गई, तो वो बिल भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो बिल क्या हो गया? वो बिल हो गया समाप्त। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा में विचाराधीन था। लोकसभा में विचाराधीन था, राज्यसभा में तो गया ही नहीं, बिल क्या हो गया? समाप्त। क्योंकि लोकसभा ही क्या? समाप्त, तो ये बिल भी क्या? समाप्त। अगला, लोकसभा से तो पारित हो गया, किससे पारित हो गया? लोकसभा से। कहां विच पेंडिंग चल रहा है? राज्यसभा। देखो पारित किसने किया? लोकसभा ने। जब इस लोकसभा ने पारित किया, किसने? लोकसभा ने भाई पारित किया, तो ये लोकसभा तू खुद ही चली गई, तू खुद ही विघटित हो गई। अब तेरा बिल वहां पेंडिंग पड़ा है, तो क्या तू तो नहीं है, इसलिए इस बिल को भी क्या कह दिया हमने? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त। लोकसभा में पेंडिंग था, समाप्त। लोकसभा से निकल करके राज्यसभा में आ गया, लेकिन लोकसभा में था ना, और लोकसभा चली गई, खत्म, बिल क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। बिल राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है। कहां पे पेंडिंग पड़ा है? लोकसभा में। अरे लोकसभा तू पेंडिंग है, तेरे में पेंडिंग है, बिल क्या हो गया? समाप्त हो गया। बिल क्या हो गया? समाप्त। इसको एक बार फिर मैं चेक करूंगा ना, जैसे समाप्त हो जाता है बिल। राज्यसभा से जो है पेंडिंग रहता है, राज्यसभा में क्या? पेंडिंग। और लोकसभा में जो है मान लो, सॉरी, राज्यसभा से तो पारित हो गया, राज्यसभा से क्या हो गया? पारित। और लोकसभा में क्या है? विचाराधीन, पेंडिंग, तो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला देखो, पेंडिंग कहां पड़ा है? राज्यसभा में। लोकसभा में गया क्या? नहीं गया। जब लोकसभा में गया ही नहीं, किसमें नहीं गया? लोकसभा में, तो लोकसभा विघटित का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो ये समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार ये राज्यसभा में गया ही नहीं, लोकसभा में गया ही नहीं। पीछे वाले देखो सब लोकसभा में कुछ न कुछ हो रखे थे। देखो लोकसभा में कुछ न कुछ हुआ, जब भी ये सब हुआ। लोकसभा में विचाराधीन, गया। लोकसभा से पारित हुआ, गया। राज्यसभा से पारित, लेकिन लोकसभा में चला गया, लोकसभा में थोड़ा बहुत जाते ही समाप्त। लेकिन राज्यसभा से जो है मान लो चल मतलब हुआ है पारित, लेकिन लोकसभा में गया ही नहीं, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है। अभी कहां पे पेंडिंग पड़ा है? राज्यसभा में। लोकसभा में गया ही नहीं, तो कहां से विघटित हो जाएगा? वो तो राज्यसभा में ही चल रहा है। लोकसभा के अंदर कहीं से भी एंट्री मारी है ना अगर उसने, तब जाके वो समाप्त होता है। देखो लोकसभा में एंट्री मारा हुआ है विचाराधीन, लोकसभा में जो है पारित हुआ हुआ है, लोकसभा में विचाराधीन है, तब जाके जो है ये समाप्त होता है। तो क्या कीवर्ड समझ में आया? लोकसभा में चाहे पेंडिंग हो, चाहे लोकसभा से पारित हुआ हो। ठीक है। अगर लोकसभा में कुछ भी हो रहा है तो वो मतलब एक तरीके से चला गया, बिल समाप्त हो गया। लेकिन अगर कोई बिल लोकसभा में भी पारित, राज्यसभा में भी पारित, राष्ट्रपति जी के पास चला गया, किसके पास चला गया? राष्ट्रपति जी। खुद सोच करके बताओ कि क्या वो बिल समाप्त होना चाहिए क्या? वो भारत की कार्यपालिका के प्रमुख के पास चला गया। किसके पास चला गया? भारत की कार्यपालिका के प्रमुख के पास। वो बिल कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। अब ये मत कह देना सर आपने तो बताया था लोकसभा में कुछ भी हो जाता है तो समाप्त। अरे भाई लोकसभा के साथ राज्यसभा में चला गया, अब राष्ट्रपति जी के पास चला गया बिल। किसके पास चला गया? राष्ट्रपति जी के। अब बिल समाप्त नहीं होगा। संयुक्त बैठक से कोई मान लो बिल गया है, संयुक्त बैठक जानते हो अनुच्छेद किससे होती है? 108 से। तो वो बिल भी क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बैठी थी। कौन बैठी थी? लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो वो भी समाप्त नहीं होगा। सीधा सीधा कीवर्ड है, लोकसभा में पेंडिंग कहीं भी दिख जाए समाप्त कर देना, लोकसभा से पारित हुआ हुआ राज्यसभा में गया समाप्त कर देना। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ हुआ राष्ट्रपति के पास चला गया, कदापि नहीं, उसको समाप्त नहीं करना है। संयुक्त बैठक वाला है तो उसको करना है क्या? उसको भी नहीं करना है।
और इसी के साथ हमारा सबसे जो पॉलिटिकल लेंदी टॉपिक था, कौन सा वाला, संसद वाला इतिश्री, कुछ रहा है तो फैक्चुअल रहा है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को अच्छे से जो है आपको समझाऊं, ताकि केवल ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कोई दूसरे भी बहुत सारे ईओ के स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप इसको 23 तक जो है, कब है ईओ का एग्जाम, उन्होंने मेरे को डेट याद करा दी, 23 को एग्जाम है शायद, तो 23 तक इसको कराने की क्या करो, कोशिश करो। तो अब अपने राय क्या है, हमारे तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को हम अच्छे से करेंगे, जिस तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को कर रहे हैं, वैसे के वैसे करेंगे, फॉर्मेलिटी का काम बिल्कुल भी अपने नहीं रहे। सेकंड, इसकी जो पिछली क्लासेस जितनी भी है उसकी क्या कर दी है मैंने, पिछली क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ है, मैं तो हमेशा कहता हूं लिखोगे तो फायदे में रहोगे। पिछली क्लासेस की पीडीएफ जो है कहाँ पे भेज दी मैंने, टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दी। कई स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर ली होगी, जिसने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लो, लिखो तो ज़्यादा बेटर, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप इसको पीडीएफ को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लिंक कहाँ पे है, लिंक वीडियो के नीचे, वीडियो के मतलब नीचे जो है क्या है, लिंक है, आप इसको अच्छे से डाउनलोड कियो। सेकंड कौन सा डाउट है बताओ मेरे को, सबका एक ही डाउट, कौन सा डाउट किस किस को मैसेज में समझाऊं मैं, हाँ, पर्सनल मैसेजों में कितनों को समझाऊं, करंट की क्लासेस का है ना, किसकी क्लासेस का, करंट की। तो करंट की क्लासेस जैसे ले आए हवाबाजी में, जल्दबाजी में, मतलब इधर से कुछ हुआ और ये लो सब क्लासेस ले आए, या उस पर थोड़ी सी जो है मेहनत करके क्लास लाई जाए, ताकि आपको अच्छे से याद करवा सको। बाकी पढ़ के सुनाने में तो मैं 2 तारीख को ही ले ला सकता हूँ, जैसे फरवरी है तो 2 मार्च को ले आए, अप्रैल मार्च की करंट लानी है तो 2 अप्रैल को ले आए, आराम से आती है, एक दिन ही लगता है बस। तो उसको लिंक करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, लॉट ऑफ वर्क्स। तो करंट की क्लासेस वी विल स्टार्ट कब से, 13 मार्च से। कब से शुरू करेंगे हम करंट की क्लासेस को, 13 मार्च से जो है शुरू करेंगे। जनवरी फरवरी की करंट रही है, कोशिश करूंगा मैं कि फरवरी के करंट पहले करवाएं, अगर हुआ तो जनवरी की, दोनों की वैसे बना करके रखूंगा। नोट्स वगैरह तो चल रहे हैं, उस पर काम चल रहा है ना, जनवरी और किसकी, फरवरी। तो बस प्लीज ये करंट के जो डाउट्स है ना, उसको बार बार मतलब कि मेरे को मैसेज में वगैरह में कि करंट ये वो, तो ये मत करो यार, 13 तारीख बाद में कर लेना, कोई अगर 13 को क्लास नहीं आवे ना तो उसके बाद कर लेना, है ना। दूसरी बात साइंस की, तो साइंस में हम जो है शुरू करेंगे 13 के, उसको भी देखे उस टाइम के आसपास करेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक बार पॉलिटी को अच्छे से कर लें। साइंस में हमारे देखो कार्बन हो गया है, कार्बन के बाद में मतलब कि जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, बायोलॉजी है, और वो सतत विकास, वो पूरा आरएस का टॉपिक है, सतत विकास वाले जो भी पीछे के हैं, बायोडाइवर्सिटी, वो थोड़े से फिजिक्स के टॉपिक, 2 टॉपिक रहेंगे, बाकी उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।